मंजू मार्क के बारे में बैकग्राउंड चेक करती है और उसकी असिस्टेंट बोलती है कि मार्क एक ऐसा बॉडीगार्ड है जिसके अंडर उसका क्लाइंट कभी भी नहीं मरा और उसके रिकॉर्ड में शो कर रहा है कि उसने बहुत सारे सिविलियंस को मारा है। मार्क एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट किलर है बॉडीगार्ड की बजाय। मंजू अपने ऑफिस में होती है तब उसे एक ईमेल आता है। उस ईमेल में लिखा रहता है कि 2008 में पेरिस में एक नाइट क्लब में अटैक हुआ था। उस अटैक में मार्क ने अपने क्लाइंट की बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्शन की थी। मार्क का क्लाइंट एक ऑयल टाइकून की बेटी थी जिसके ऊपर मार्क ने एक स्क्रैच तक नहीं आने दिया। उस नाइट क्लब में मार्क ने बहुत ही अच्छी अपनी जॉब बताई थी। तो अगर मंजू की जान खतरे में है तो वो मार्क को अपना बॉडीगार्ड बनाए। अगर मार्क उसका ऑफर एक्सेप्ट करे तो टीवी में बताते हैं कि प्रेसिडेंट चाइना गई है और मंजू फिर वो राइटर से पूछती है कि ये चाइना क्यों गई है। तो राइटर बोलता है कि मीडिएटर ढूंढ रही है। मंजू बोलती है कि एक भी ऑफिशियल इसे लेने के लिए नहीं आया, बस छोटे मोटे लोगों को भेज दिया इसे वेलकम करने के लिए। इतने में मंजू के मोबाइल में एक मैसेज आता है और उसमें दो औरतों की पिक होती है। वो दोनों औरतें और कोई नहीं, नॉर्थ कोरिया की इंग्लिश और चाइनीज ट्रांसलेटर होती है। राइटर बोलता है कि कोरियन प्रेसिडेंट की कितनी इंसल्ट है कि नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट तो अंदर प्रेसिडेंट्स के साथ में इसी रूम में बैठ के चाय पी रहा होगा और हमारी प्रेसिडेंट बाहर धूप में खड़ी अकेले। राइटर मंजू को बोलता है कि तुम्हें अभी बहुत ही संभल के रहना है क्योंकि 100% डाउट है कि तुम्हें मारने में अमेरिका का साथ है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि ये यूनियन हो और तुम्हारे पति को भी उन लोगों ने ही मारा था। मंजू बोलती है कि वो लोग इसे मारने के लिए इतना तड़प रहे, इसका मतलब मंजू भी पावरफुल हो गई है। फिर राइटर बोलता है कि ट्रेन बॉम्बिंग तो कुछ नहीं, वो लोग तो और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, तो तुम्हें अभी संभल के लोगों का और हाथ जुटाना पड़ेगा और रैलीज करनी पड़ेगी कि ये रियूनियन सक्सेसफुल हो। मंजू अपने घर जाती है और उसकी सास उसे बोलती है कि तुमने मार्क को अपना बॉडीगार्ड क्यों बनाया, इसके पीछे तुम्हारा क्या मोटिव है। वो मंजू को बोलती है कि माना मार्क बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही यंग है और उसमें ऐसा चार्म है कि सारी औरतों को अच्छा लगता है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम इतना रैश डिसीजन लोगी। अरे एक ऐसे डिसीजन से सारी मेहनत पे पानी फिर सकता है। मंजू बोलती है कि वो अपने पति के कातिल को ढूंढ के रहेगी और वो कोई रैश डिसीजन नहीं ले रही है, वो सब कुछ सोच समझ के कर रही है और अपने पति के खोने को ढूंढ के रहेगी। नेक्स्ट डे मंजू नए लोकेशन में शिफ्ट होती है। वो दरवाजा खोलने वाली होती है, इतने में मार्क बोलता है कि वो दरवाजा खोलेगा और अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद मार्क एक एक चीजें बहुत ही अच्छे से चेक करता है और उसके बाद में मंजू रूम में एंटर होती है। मंजू बोलती है क्या अभी से हर बार तुम ही पहले दरवाजा खोलोगे और अपने बैग में से फोटो निकालती है अपने और अपने पति की और उसे साइड टेबल पे रख देती है। मार्क वो फोटो उठाता है और बोलता है कि उसे साइड टेबल पे कुछ भी रखना पसंद नहीं क्योंकि काफी इजीली बग कर सकते हैं। मंजू उसकी बात सुनती नहीं है और वो फोटो वापस जाके रख लेती है। मंजू विंडो खोलने वाली रहती है तब मार्क उसे विंडो खोलने नहीं देता और कहता है कि स्नाइपर के लिए बहुत ही अच्छा शॉट है। मंजू बोलती है कि ये अमेरिका नहीं है, ये कोरिया है, यहाँ पर गन्स इलीगल है। मार्क बोलता है कि उसके पास गन है इलीगल होने के बावजूद, कोई भी असैसिन ये नहीं देखेगा कि गन लीगल है कि इलीगल। इतने में मंजू की असिस्टेंट बोलती है कि जो जॉइंट रूम है उसे वो अपना ऑफिस बनाएगी और यहाँ पर अपना सामान रखेगी, तो कभी भी अगर रात में काम करना हो तो यही सो जाएगी। कहती है कि ये कोई बूढ़े आदमी का कमरा था इसलिए केयरटेकर के लिए रूम बनाया था, अब वो उनके काम आएगा। तो मार्क बोलता है कि यहाँ पर मैं सोऊंगा। इतने में मंजू की टीम आती है और वो बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम सामने वाले रूम में क्यों नहीं सो जाते। तो मार्क बोलता है कि अगर कोई इमरजेंसी हुई तो 2 दरवाजे तोड़कर आना पड़ेगा, इतने में कोई भी 6 के 6 बुलेट फायर कर सकता है। तो मंजू बोलती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्यों नहीं सो जाते और वो केयरटेकर वाले रूम में सो जाएगी। और वो अपनी टीम से बोलती है कि तुम लोग बाहर जाओ, मुझे मार्क से बात करनी है। उसकी टीम बाहर चली जाती है। अकेले में मंजू मार्क से कहती है कि उसने हमेशा अपनी टीम के ओपिनियन की रिस्पेक्ट की है, हमेशा उनकी बात और एडवाइजेस सुनी है और अगर मार्क ऐसे ही करता रहेगा तो वो दोनों साथ में काम नहीं कर सकते। वो कहती है कि मार्क अपने परफेक्शनिस्ट रोल में कुछ ज्यादा ही घुस गए हैं। मार्क कहता है कि सिक्योरिटी कोई परफेक्शन नहीं है और अगर सिक्योरिटी के लिए उसे मंजू को कोई रूम में लॉक करना पड़े तो वो भी कर देगा, लेकिन वो रूम को भी कोई बॉम्ब से उड़ा सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मंजू की सास आती है और वो उसके असिस्टेंट से पूछती है कि मार्क खाना क्यों बना रहा है। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मार्क किसी पे ट्रस्ट नहीं करता मंजू के खाने को लेकर, वो खुद ही जाकर सब्जी लेकर आता है और खुद ही उसके लिए खाना बनाता है। तो उसकी सास बोलती है ये तो काफी वियर्ड है, वो एक ही जॉइंट रूम में सोते हैं, वो हमेशा उसके आसपास रहता है, अब वो उसके लिए खाना भी नहीं बना रहा है, तो ये बहुत ही अलग बात है। मार्क उनकी सारी बातें सुनता रहता है। वो कहती है कि ये दोनों के ऊपर नजर रखो और मुझे हर एक डिटेल बताना। उसके बाद में वो एक फाइल निकालती है और उसकी टीम को वो फाइल देती है और बोलती है कि वो फाइल में मंजू के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी उसकी रिपोर्ट्स है। फिर वो उसे अपने पास बैठाती है और बोलती है कि लोगों को डाउट है कि जूनिक स्पाइंग कर रहा था। वो कहती है कि वो चाहती है कि वो उसके घर में जाए और हर एक चीजें ध्यान से देखे, बग्स, कैमरा एंड ऑल दैट, और वो ये चीजों से पता लगाए कि कौन उसके ऊपर स्पाइंग कर रहा है और कौन जूनिक के ऊपर स्पाइंग कर रहा था। वो कहती है कि अभी हम मंजू के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक मंजू के लेफ्टओवर्स देखता है कि उसने बहुत ही जरा सा खाया है। वो अपना मोबाइल निकालता है और देखता है कि ट्यूसडे को बारिश होगी। इतने में मंजू की असिस्टेंट आती है और मार्क उससे पूछता है कि हाँ मंजू हमेशा इतना जरा सा ही खाती है। तो वो बाद में बोलती है कि मंजू को वो खाना पसंद नहीं जिसमें बहुत ही ट्रबल हो, जिसे खाने में बहुत ही मेहनत हो, छीलना पड़े या फिर कोई प्रॉब्लम हो। ये सुन के मार्क पहले शॉक होता है और बाद में बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अगर उसे वोट करना हो तो मंजू को कभी वोट नहीं करेगा क्योंकि वो खाना वेस्ट करती है।